प्यारे विद्यार्थियों, मैं दयाराम, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झाड़ोदा, आपका ई लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 4 भारत के विदेश संबंध का अगला टॉपिक भारत तथा गुटनिरपेक्षता पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा भारत की विदेश नीति, उसके लक्ष्य, उसकी विशेषताएं और भारत द्वारा भारत की विदेश नीति अपनाने के कारण, विदेश नीति के बाह्य तथा आंतरिक कारक। आज सबसे पहले हम भारत तथा गुटनिरपेक्षता। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी से पहले ही हमारे देश में सरकार बन चुकी थी, जो 14 अगस्त 1946 को बनी थी। और इस सरकार को अंतरिम सरकार कहा गया। इस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और लंबे समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश विभाग अपने पास रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की विदेश नीति का निर्माण किया। उन्हें ही भारत की विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। आरंभ में 1946 में ही भारत ने यह निर्णय लिया कि वह किसी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस समय विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था और विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिकी गुट था, दूसरा सोवियत संघ गुट था। अमेरिकी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि सोवियत गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इस प्रकार से दोनों गुट अपने अपने गुट में अधिक से अधिक देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी दौर में एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए थे। इसलिए दोनों गुट एशिया और अफ्रीका के उन देशों को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका एशिया के देशों पर दबाव डालकर उन्हें अपने गुट में शामिल करना चाहता था, जबकि सोवियत संघ भी उन्हें अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होकर अलग चलने की नीति का अनुसरण किया। इन्हें विश्वास था कि ये तीसरी दुनिया की शक्ति बन सकते हैं और भारत ने इस की अगुवाई की। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के इन नव स्वतंत्र देशों से के 29 देश इकट्ठे हुए और इन 29 देशों ने गुट निरपेक्षता आंदोलन की आधारशिला रखी। इस सम्मेलन में इन देशों ने आणविक शक्ति का विरोध किया और साम्राज्यवाद तथा रंगभेद की नीति का विरोध किया। इन देशों ने साम्राज्यवादी शक्तियों का भी विरोध किया। तो इस प्रकार से भारत ने गुट निरपेक्षता के आंदोलन की शुरुआत की और इसमें मुख्य निर्माताओं में से भारत एक था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के मार्शल टिटो और मिस्र के कर्नल नासिर इस आंदोलन के
जनक थे। ये इस आंदोलन के प्रवक्ता थे और आज इस आंदोलन के देशों की संख्या 120 हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो 1955 में गुटनिरपेक्षता की भारत, इंडोनेशिया और मिस्र के द्वारा शुरुआत की गई थी, पहल की गई थी, वो उस समय कामयाब हुई और उन देशों की संख्या बढ़कर 120 हो गई। अब मैं आपको गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करूंगा कि गुटनिरपेक्षता है क्या। गुटनिरपेक्षता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, गुट जब विश्व शक्ति गुटों में बटा हुआ था तो विश्व के अनेक ऐसे देश थे जो अभी अभी आजाद हुए थे और उन्हें अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। लेकिन अगर वो किसी शक्ति गुट में शामिल होते तो वो दूसरे शक्ति गुट से सहायता से वंचित रह जाते। तो ऐसे नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई और यह नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। अर्थात किसी शक्ति गुट में शामिल न होकर अंतरराष्ट्रीय विषयों पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। भारत इसका गुटनिरपेक्षता का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद ही भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपना लिया था और शीत युद्ध के दौर में भारत इस नीति पर चलते हुए अपनी एक विशेष छाप विश्व में छोड़ चुका है। अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत, लक्ष्य या विशेषताएं। इसमें हम उन लक्ष्यों, सिद्धांतों या विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे जो गुटनिरपेक्षता को विशेष स्थान दिलाते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है सैनिक संधियों का विरोध, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में अनेक सैनिक संधियां हुई। 1949 में नाटो सैनिक संगठन का गठन किया गया और यह नाटो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया। यूरोपीय देश इसमें शामिल थे और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई और यह सोवियत संघ के नेतृत्व में बना। लेकिन भारत ने इन किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की पहली विशेषता यह है कि गुटनिरपेक्ष देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे, वो एक अलग स्वतंत्र नीति पर चलेंगे, अपने अलग अस्तित्व का निर्माण करेंगे और गुटनिरपेक्ष देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसी दूसरे देश के ऊपर सैनिक आक्रमण नहीं करेंगे और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है या विशेषता है वो है पंचशील सिद्धांत। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन 5 सिद्धांतों पर आधारित था। उसमें सबसे पहला था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा, किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना। तीसरा, साम्राज्यवाद का विरोध करना। चौथा, किसी शक्तिशाली देश को अपने देश में सैनिक अड्डे स्थापित न करने देना। और लास्ट है वो है रंग भेद और जाति भेद की नीति का विरोध करना।
तो इन 5 सिद्धांतों के आधार पर ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन स्थापित किया। तीसरा जो हमारा लक्ष्य या विशेषता है वह है राष्ट्रीय हित की प्राप्ति। प्रत्येक देश के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और इन राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही वह देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता। तो भारत ने भी या एशिया और अफ्रीका के जो विकासशील देश हैं उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया, किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। चौथा जो हमारा है साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद से हमारा अभिप्राय है किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा कर या उसे हराकर उसकी साधनों का अपने हित के लिए प्रयोग करना। तो गुटनिरपेक्षता ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया, क्योंकि ये गुटनिरपेक्षता के जितने भी देश थे ये अभी साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद हुए थे और इन्होंने साम्राज्यवाद में अनेक मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना किया था। इसलिए ये उन मुसीबतों और कठिनाइयों का अनुभव रखते थे, इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति में साम्राज्यवाद का विरोध किया। पांचवा जो हमारा पॉइंट है विशेषता में वो है निशस्त्रीकरण का पक्ष, क्योंकि उस दौरान विश्व शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था और विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के प्रति सैनिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे और दोनों देश अत्यधिक मात्रा में हथियारों का निर्माण कर रहे थे और किसी भी समय दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना थी। इसलिए इस शस्त्रीकरण की दौड़ में गुटनिरपेक्ष देशों ने शस्त्रीकरण का विरोध किया और निशस्त्रीकरण का पक्ष लिया। छठा हमारा है अहस्तक्षेप की नीति। गुटनिरपेक्षता की जो सिद्धांत या विशेषता है वह है अहस्तक्षेप, हस्तक्षेप न करना, अर्थात किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। गुटनिरपेक्ष देशों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत और विशेषताएं स्पष्ट होते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण। अब मैं आपको वो कौन से कारण थे जिनके कारण भारत ने आजाद होने के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, क्यों नहीं भारत किसी शक्ति गुट में शामिल हुआ, क्या कारण था कि उसने तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इस टॉपिक में हम इन कारणों को स्पष्ट करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए विवश किया। तो इसमें सबसे पहला हमारा है आर्थिक पुनर्निर्माण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे और अभी हम नवस्वतंत्र राष्ट्र थे। हमें अपने देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर थी। इसलिए भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर भारत किसी एक शक्ति गुट में शामिल हो जाता तो उसे दूसरे शक्ति गुट से आर्थिक सहायता नहीं मिलती। इसलिए भारत ने दोनों महाशक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। दूसरा, स्वतंत्र नीति। आजादी के बाद
भारत ने स्वतंत्र नीति को अपनाया, क्योंकि भारत अभी साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटेन से आजाद हुआ था और वह किसी शक्ति गुट में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को दोबारा खतरा पहुंचाना नहीं चाहता था। इसलिए भारत ने स्वतंत्र नीति को अपनाया, अर्थात अपनी स्वतंत्रता को किसी प्रकार का खतरा न पहुंचाने के कारण अलग चलने की नीति को अपनाया। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, शांति का समर्थन, क्योंकि भारत शीत युद्ध के दौर में ही आजाद हुआ था और भारत ने एक युद्ध का माहौल जो कभी भी हो सकता था वो देखा और अपनी गुलामी के दौरान पराधीनता को भी देखा। इस और आजादी के तुरंत बाद 1948 में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ एक छोटा युद्ध भी किया। तो भारत युद्ध के परिणामों से, युद्ध के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए भारत शांति का समर्थक था और शांति के समर्थन के कारण भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर भारत किसी शक्ति गुट में शामिल होता तो युद्ध का भागीदारी हो जाता। अगर वह अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता तो उसे सोवियत संघ से युद्ध का सामना करना पड़ सकता था, या वह अगर सोवियत संघ गुट में शामिल होता तो उसे अमेरिका से युद्ध का सामना करना पड़ सकता। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति अपना विशेष स्थान रखती है। भारत के उत्तर में चीन और रूस जैसे बड़े देश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। तो भारत की भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि आजादी के बाद उसे दोबारा किसी प्रकार का खतरा ना हो, उसकी स्वतंत्रता को किसी प्रकार का खतरा ना हो, कोई महाशक्ति या कोई बड़ा देश उसे दोबारा से गुलाम करने की कोशिश ना करे। इसलिए भारत ने स्वतंत्र नीति पर चलने का निर्णय लिया, गुट निरपेक्षता पर चलने का निर्णय लिया, न कि किसी शक्ति गुट में शामिल होने का निर्णय। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाना, क्योंकि भारत अभी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और भारत को विश्व में बहुत कम लोग उसकी प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक थे। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह चुनौती थी कि भारत की प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर भारत किसी शक्ति गुट में शामिल हो जाता तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाय उसका ह्रास होता। क्यों? क्योंकि अगर एक गुट में शामिल होता तो दूसरे गुट के जितने भी देश थे वे भारत के शत्रु बन जाते। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति पर चलते हुए दोनों गुटों के देशों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए और सभी विश्व के सभी देशों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ किए, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। छठा जो हमारा पॉइंट है नेहरू का विश्वास। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने गुलामी के दौरान या अधीनता के दौरान भारत को आजाद कराने में काफी प्रयास किए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि अगर हम किसी शक्ति गुट में शामिल होंगे
तो हम अपना आर्थिक विकास पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्र नीति पर चलना चाहिए। इस प्रकार से भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विश्वास को बरकरार रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने का निर्णय लिया और किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा टॉपिक भारत द्वारा गुट निरपेक्षता के अपनाने के कारण समाप्त होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।